मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन के सेकंड पार्ट में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। ओके, और बहुत ही मजेदार स्टोरी है रशियन रेवोल्यूशन की। बहुत गजब का इमेजिनेशन, बहुत गजब की एक कंपटीशन। जो जार निकोलस द सेकंड, वहां के जो राजा थे रशिया के, और उनकी वाइफ जारीना, जर्मनी की रहने वाली उनकी वाइफ जारीना, और वहाँ जो लेनिन की बनाई हुई एक पार्टी जो कि वर्कर्स पार्टी थी, और ये कहें कि और अदर ग्रुप्स बहुत सारे बने, बारी बारी एक एक करके बहुत सारे ग्रुप्स वहाँ पर बने। वर्कर्स ग्रुप बने, सोवियत ग्रुप्स बने, पीजेंट्स ग्रुप बने। बारी बारी उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना है। ओके, द रशियन रेवोल्यूशन। ओके, हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर, ठीक है, चैप्टर नंबर, ठीक है, ये है 2, द रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, द सोशलिज्म इन यूरोप, सोशलिज्म इन यूरोप। ओके, और यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, द रशियन रेवोल्यूशन। ओके, इसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कल आपको समझाया था, थोड़ा सा कल यानी कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रशिया का एरिया बहुत बड़ा था। रशिया न केवल रशिया में था बल्कि वो दूर दूर बहुत सारे एरिया में फैला हुआ था। यहाँ पीट्सबर्ग में फैक्ट्री क्वार्टर लगाए गए थे, और ये कहा जाता है कि 1890 से लेकर 1900 तक, ये मान लीजिए कि बहुत बड़े लेवल पे रशिया में जो जार निकोलस की लीडरशिप में बड़ा वर्क हुआ। अलग अलग जगह पर फैक्ट्रीज लगाने की तैयारियां हुई। वैसे यूरोप के कंपैरिजन में ये तो बहुत कम था, ठीक है। फिर भी इन लोगों ने बहुत जल्दबाजी में 10 साल में इतना सारा मतलब कि प्रोडक्शन किया, इतने सारे जो है कोल जो प्रोडक्शन किया, बहुत सारे मिनरल प्रोडक्शन करना शुरू किया। अलग अलग जगह पर फैक्ट्रीज मॉस्को में भी लगाई, पीट्सबर्ग में भी लगाई। मॉस्को जो कि रशिया की कैपिटल हुआ करती थी, वहां जो कि रिवर नीवा, जो मैंने कल आपको बताया था, रिवर नीवा के लेफ्ट साइड में विंटर पैलेस होता था, और रिवर नीवा के राइट साइड में जो वर्कर्स क्वार्टर होते थे। हमने देखा था कि रशिया के अंदर रिवर नीवा फ्लो करती है, उसके दोनों साइड में ये कंडीशंस थी। एक विंटर पैलेस, राजा निकोलस का राजमहल, और एक फैक्ट्री वर्कर्स क्वार्टर जो कि पीट्सबर्ग की तरफ थे। ठीक है, उनके बारे में डिस्कशन किया था। तो आज हम रशियन रेवोल्यूशन में ये भी देखेंगे कि ये जो रशियन रेवोल्यूशन है, ठीक है, इसके अंदर कम्युनिटी कौन कौन सी थी। ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन का, ठीक है, रशिया के अंदर जो ग्रुप थे, रशियन जो रिलीजन था, रशियन रिलीजन, ठीक है, रशियन रिलीजन या रशिया के जो एथनिक ग्रुप थे, ये मान लीजिए कि एथनिक ग्रुप मतलब कि रशिया में कौन कौन से टाइप के ग्रुप के लोग रहते थे और वो किस टाइप का वर्क करते थे, उनके बारे में डिस्कशन करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और पता लगेगा कि टेंशन किस बात की थी। पता लगेगा कि टेंशन जब हुई तो राजा निकोलस को हटाने के लिए कौन कौन लोग सामने आते हैं, कैसे पार्टियां बनती हैं, जो कि अलाउड तो नहीं थी, फिर भी लोगों ने पार्टी बनाई। लोगों ने सोशलिज्म के आइडिया दिए। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सोशलिज्म के आइडियाज जो है कार्ल मार्क्स जैसे बड़े बड़े थिंकर्स ने वहां फैला दिए थे, और ये भी मैंने समझाया था कि सोशलिज्म एक्चुअल में होता क्या है। ये भी समझाया था कि सोशलिज्म क्या होता है, सोसाइटी में जो है सबको प्रॉपर्टी के राइट दिए जाएं, ऐसी सारी चीजें हो। ओके, तो रशिया में जो रिलीजन था वो मोस्टली यहाँ पर नंबर 1 रिलीजन, जैसे मैं ये कहूं कि यहाँ पर चर्च क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन, ठीक है, यहाँ पर क्रिश्चियन है, लेकिन क्रिश्चियन 2 टाइप के हैं। ए कैथोलिक, ठीक है, कैथोलिक क्रिश्चियंस, ठीक है, यहां पर एक तो कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, एक, और इसमें दूसरी कैटेगरी है प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन। जैसे हमने इंग्लैंड में भी पढ़ा था कि जो है क्रिश्चियन ही 2 कैटेगरी के हो गए थे, एक ओल्ड ट्रेडिशनल वे अपनाने वाले कैथोलिक, और एक न्यू वन जो कि न्यू थिंकिंग के, न्यू आइडियाज के लोग थे, प्रोटेस्टेंट, यानी कि प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस। ठीक है, ये देखिए प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस, ये 2 टाइप के, तो यहाँ ये क्रिश्चियन ही थे। ओके, दूसरी कैटेगरी देखी जाए तो यहाँ पर फिर मुस्लिम पीपल हैं, मुस्लिम पीपल्स। ओके, मुस्लिम पीपल्स, ओके, इनको यहाँ पे जैदिस्ट भी कहा जाता था, जैदिस्ट,
जैदिस्ट ग्रुप, ये देखिए जैदिस्ट ग्रुप इनको कहा जाता था। ठीक है, पहले कम्युनिटी के बारे में, रशिया की सोसाइटी के बारे में नॉलेज हो जाएगी तो हमें आसान हो जाएगा इसको और भी समझना। ठीक है, सोसाइटी के बारे में, इनके कल्चर के बारे में, इनके एग्रीकल्चर के बारे में, इनका जो फैक्ट्री वर्कर्स है वो कौन कौन से, इन सब के बारे में नॉलेज हो जाएगी तो हमें ये पता लग जाएगा कि प्रॉब्लम किनको थी और किन लोगों ने यूनाइटेड होकर इसको सपोर्ट किया, ये पता हमें लग जाएगा इससे। ओके, तो देखिए तीसरा पॉइंट आता है यहां पर बुद्धिस्ट। जो तीसरा धर्म था वो बुद्धिस्ट पीपल थे, बुद्धिस्ट। ठीक है, बुद्धिस्ट पीपल्स। ओके, ये देखिए बुद्धिस्ट पीपल। ओके, ये कम्युनिटी यहां पर रहती है। ये 3 कम्युनिटी के लोग हैं, एक्चुअल में दिख तो 4 रहे हैं, एक ही में 2 पार्ट हैं। देखो, कैथोलिक क्रिश्चियन, एक प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन, एक जैदिस्ट और एक बुद्धिस्ट। है तो 3 लेकिन ये 4 दिख रहे हैं हमें, क्योंकि ये एक में ही 2 हैं, तो 4 मेन ग्रुप हो गए देखा जाए तो। ओके, फिर उसके बाद बात आती है कि यहां पर जो है, जो क्रिश्चियन है उनमें भी 2 हैं। जैसे ये जो है, ये जो ग्रुप है ये रशियन ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, ये रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के लोग हैं। ठीक है, क्रिश्चियनिटी मतलब कि रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के लोग हैं। और ये वाले जो नीचे वाले हैं इनको कहते हैं ग्रीक ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, मतलब कि इनकी आइडियोलॉजी अलग अलग है दोनों की। मतलब कि कैथोलिक क्रिश्चियन और रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है। तो ये दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग है। इसी वजह से रशिया के अंदर इनको इकट्ठा करना और इकट्ठा करके इनको फाइट के लिए तैयार करना आसान नहीं था। व्लादिमीर लेनिन जैसे बड़े बड़े लीडर थक गए इकट्ठा करते करते। कार्ल मार्क्स जैसे लोग पढ़ाते पढ़ाते थक गए कि यार ऐसे मत करो, सब मिलके लड़ोगे तो राजा निकोलस से लड़ पाओगे, नहीं तो मुश्किल है। मुस्लिम पीपल्स अलग कल्चर के बिल्कुल, रशिया में जो है जैदिस्ट है। बुद्धिस्ट पीपल बिल्कुल अलग कल्चर के, वो अलग अपना तुंतना, अपना बाजा अपनी अपनी कहानी। ठीक है, कोई एक साथ लड़के राजी नहीं है, तो ये एक बड़ी समस्या थी। ठीक है, जैसे तैसे, अच्छा समस्या हमेशा होती है, ऐसा नहीं, कोई कंट्री ऐसा नहीं है दुनिया भर में जहां अपनी प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं राजा लोग अपने लिए अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। जैसे कि 1890 के आसपास जो किंग हुआ करते रशिया में, उन्होंने देखा कि रशिया बहुत पिछड़ गया है, बहुत बैकवर्ड हो गया है, तो रशिया को भी हमें एडवांस करना है। और फिर उसके बाद राजा निकोलस आए 1894 में, जैसे हमने कल डिस्कशन किया था कि राजा निकोलस 1894 में राजा बना है। ठीक है, तो जैसे ये राजा बनता है, राजा निकोलस, जार निकोलस पूरा नाम, और उससे पहले वाले जी तो इन्होंने क्या किया कि कुछ 10-15 साल में ही बहुत बड़े लेवल पे स्पीड बढ़ा ली अपनी। मतलब कि जैसे यूरोप के लोग इतने 100-150 साल में डेवलप हुए थे, ये 10-15 साल में डेवलप होना चाहते थे रशिया के लोग। मतलब कि एकदम से पहले तो आपकी बाइक धीरे धीरे चल रही है और फिर आप एकदम से उसको 100 की स्पीड पे ले आते हो, तो ये तो गलत बात है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आप ज्यादा फैक्ट्री लगा के एकदम से अर्निंग करना चाहते हो, इसका मतलब सारा प्रेशर तो वर्कर्स पे आएगा। आप 20-20 घंटे, 18-18 घंटे वर्कर से कैसे काम करवा सकते हैं? आप उनको अनहाइजीनिक कंडीशन में कैसे रख सकते हैं? बहुत बुरी हालात में उनको कैसे फैक्ट्री में काम करने को कहा जा सकता है? कंपनसेशन आप देते नहीं हो, वर्कर्स के साथ फ्रेंडली बिहेवियर करते नहीं हो, सिर्फ वर्क लेना जानते हैं। और ऐसे में आप रशिया यूरोप से टच भी है, रशिया से और यूरोप का आपस में टच भी है, यूरेशिया पार्ट भी है, तो जैसा यूरोप में होगा वैसा फिर रशिया में भी होगा। जैसे कि एक बहुत ही फेमस ऑस्ट्रिया का चांसलर जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिक, वो ये बात कहता था कि फ्रांस को कंट्रोल करो, फ्रांस को छींकने मत दो। अगर फ्रांस छींकेगा तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाएगा। ड्यूक मेटरनिक के ये आइडियाज थे, उन्होंने ये कहा था कि भाई फ्रांस को कंट्रोल करो, न केवल यूरोप इन्फेक्टेड होगा बल्कि आसपास के कंट्री भी इन्फेक्टेड होंगे। तो हो गया ना रशिया इन्फेक्टेड हो गया, फ्रांस के आइडियाज इधर आने लगे और यहाँ के लोग भी वही जो यूरोप में मूवमेंट चल रही थी, वोटिंग चाहिए इनको, वोटिंग राइट्स चाहिए, वर्किंग आवर जैसा यूरोप में वैसा यहाँ चाहिए।
यूरोप में क्या सिस्टम था, 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते थे। इंग्लैंड के वर्कर 10 घंटे से ज्यादा काम करते ही नहीं थे फैक्ट्रीज में। अब यहां पे 18 घंटे काम करने को कहा गया है, कर लेंगे? नो, 8 घंटे ज्यादा और वेजेस यूरोप से कम, सैलरी दिहाड़ी यूरोप से कम। सोचो, थिंक अबाउट, प्रॉब्लम तो होगी ही होगी, सीधी सी बात है, दिक्कतें बढ़ेंगी। ओके, तो अब बात करते राजा निकोलस के बारे में। ये तो हो गई सोसाइटी, ये तो हो गई इनकी सोसाइटी, रशियन सोसाइटी। अब बात आती है जार निकोलस के बारे में। ओके, तो देखिए जार निकोलस, किंग जार निकोलस, ठीक है, निकोलस सेकंड, और उनकी क्वीन थी जारीना, ठीक है, जारीना। ओके, ये जारीना जर्मनी की रहने वाली थी, ठीक, जर्मनी प्रिंसेस, ठीक है, जर्मनी की प्रिंसेस थी ये जारीना, जर्मनी की रहने वाली थी। ये हमें ध्यान रखना है, इसका एक बहुत बड़ा इश्यू बनेगा। जब रशिया वर्ल्ड वार फर्स्ट में लड़ेगा तो लोग जारीना से हेट करेंगे, क्योंकि जर्मनी की जारीना रहने वाली और वर्ल्ड वार फर्स्ट में जर्मनी ही रशिया के अगेंस्ट है। मतलब कि जारीना के परिवार वाले या जारीना के कंट्री वाले रशिया के लोगों को मार रहे हैं, मतलब मायके के लोग ससुराल वालों को मार रहे हैं मतलब जारीना के मायके वाले और जो है इनको मार रहे हैं, तो लोग नफरत करेंगे जारीना से कि भाई ऐसा नहीं करना, जारीना को रोकना चाहिए। जर्मनी की जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो स्ट्रेटेजी थी वो बहुत जबरदस्त थी। सेंट्रल पावर की तरफ से जर्मनी लड़ा और रशिया अलाइज पावर की तरफ से लड़ा। जर्मनी ने रशिया की बहुत बुरी हालत की, रशिया के सोल्जर्स मारे गए बुरी तरह, जबकि लोगों को ये सरप्राइज हो रहा था कि जारीना हमारे कंट्री में क्वीन है और वो हमें रशिया को सपोर्ट करने की बजाय जर्मनी को सपोर्ट कर रही है, और जर्मनी के लोग रशिया के लोगों को मार रहे हैं। बड़ा एक अलग ही डायलेमा बन गया था। लोग राजा और रानी से बहुत नफरत करने लगे थे। राजा की जो कि वार बंद नहीं कर रहा है, लोगों ने यह भी कहा कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वार बंद कर दीजिए। राजा ने वार बंद नहीं की, लोगों को मरने दिया, और जारीना जर्मनी के हाथों उनको मरवा रही है। बहुत सारी चीजें होने वाली है। ओके, तो जारीना, किंग जार निकोलस और क्वीन जारीना। जार निकोलस किंग का बना 1894 में किंग बना, जबकि यहां पर 1890 से 1900 के बीच में बहुत बड़े डेवलपमेंट वर्क हुए हैं। डेवलपमेंट, ठीक, डेवलपमेंट वर्क हुआ। ओके, डेवलपमेंट, ठीक है, वर्क हुआ है, ठीक है, ओके, डेवलपमेंट वर्क हुआ है। ओके, अब क्या डेवलपमेंट वर्क हुआ? रशिया में रेलवे का काम शुरू हुआ। आपने कभी सुना होगा रशिया में ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क है ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क। बहुत ही गजब का रेलवे नेटवर्क था, ठीक है। ओके, तो रेलवे नेटवर्क शुरू किया गया यहां पर। ओके, बड़े लेवल पे रशियन रेलवे नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क शुरू किया गया, ठीक है, में इन्वेस्टमेंट किए गए, ठीक है, बड़े लेवल पे। जो डेवलपमेंट वर्क की जो बात कर रहा हूं मैं, ये कौन से वर्क थे जो जार निकोलस के टाइम में शुरू हो गए थे? फर्स्ट, रशियन रेलवे नेटवर्क इन्वेस्टमेंट शुरू किया गया ताकि रशिया को यूरोप के मुकाबले डेवलप किया जा सके। ओके, फिर उसके बाद में देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़े। एक और पॉलिसी देखो, फॉरेन, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बड़े लेवल पे हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बड़े लेवल पे हुआ। इंडस्ट्रीज में वर्क डबल हो गया, इंडस्ट्रीज वर्क, ठीक है, डबल हो गया, डबल्ड हो गया। मतलब कि जब वो इन्वेस्टमेंट करने लगे फॉरेन पॉलिसीज में तो इंडस्ट्रीज का वर्क भी डबल हो गया। लोग जब यहाँ रशिया में इन्वेस्टमेंट करने लगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट थे, तो जार निकोलस ने लोगों को इनवाइट किया कि यहाँ पर आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाओ और हम आपकी हेल्प करेंगे, लेबर हेल्प करेगी, गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी। मतलब डेवलपमेंट करने के लिए कर रहे थे ये। ओके, रशिया को डेवलप करने के लिए। ओके, तीसरी बात ये कि भाई यहाँ पर कोल प्रोडक्शन भी डबल हो गया। एक और बड़ी बात हुई कि कोल प्रोडक्शन डबल हो गया। कोल प्रोडक्शन भी डबल हो गया यहाँ पे। ओके, एक ये भी बड़ी बात हुई। कोल प्रोडक्शन के अलावा आप देखोगे आयरन स्टील फैक्ट्रीज लगाई गई,
ठीक है, आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज लगाई गई। मतलब कि समझने की बात यह थी कि कुछ ही 10 साल में बहुत जल्दी जल्दी काम होने लगा, और जब जल्दी जल्दी काम होता है तो वर्कर्स भी ज्यादा चाहिए होते हैं, और देखा जाए तो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट भी बहुत बड़े लेवल पे किया जाएगा। जार निकोलस की पॉलिसी ये थी कि ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को काम करा के, ज्यादा से ज्यादा वर्किंग आवर्स काम करा के हम ज्यादा से ज्यादा रशिया को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि इस डेवलपमेंट वर्क में वर्कर्स की हालत खराब हो जानी है। वर्कर्स को जब आप पूरा काम कराते हो, 18 घंटे 16 घंटे काम कराते हो, 16 घंटे 18 घंटे 18 आवर काम कराते हो, दिक्कत आती है फिर, ठीक है। और ऊपर से फैक्ट्रीज की सिचुएशन ठीक नहीं है, अनहाइजीनिक कंडीशन में, गंदगी भरे माहौल में वर्कर्स को काम करना पड़ रहा है, वो बीमार हो जाते हैं, कंपनसेशन आप देते नहीं हो, सैलरी पूरी देते नहीं हो। और ज्यादातर फैक्ट्रीज में वुमेन वर्कर्स थी, ज्यादातर आप देखोगे। जैसे मान लो जी मैं ये कहता हूं कि भाई आपके यहाँ पर जो रेलवे नेटवर्क प्रोजेक्ट था, और जैसे कि मैं कॉटन की फैक्ट्रीज की बात करता हूँ, कॉटन वर्क जहाँ पे हो रहा था, क्लॉथ फैक्ट्रीज की बात करता हूँ, तो उन सब में भी, और फिनिशिंग वर्क में भी वुमेन वर्कर ज्यादा यहाँ पर काम कर रही थी, ठीक है। तो मैन एंड वुमेन दोनों ही थे, वर्कर्स थे। और मैंने आपको पिछली बार बताया भी था कि यहां पर एग्रीकल्चर 80%, 85% लोग एग्रीकल्चर करने वाले लोग हैं, और 15% वर्कर्स हैं। बेटे खोल ले इसको, ठीक है। तो इस तरह से बहुत जो है टफ कंडीशन होने वाली थी, रशिया के अंदर बहुत सारी टफ कंडीशन होने वाली थी। अब यहां पर जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था कि 85% एग्रीकल्चर करने वाले लोग हैं, जिनको हम क्या कह रहे थे पिछली बार, सोवियत्स। हमने ये कहा था कि सोवियत्स हैं, ओके। और 15% आपको मैंने बताया था कि वर्कर्स हैं, ठीक है। इनको हमने सोशलिस्ट कहा था, सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट कहा था। तो प्रॉब्लम सोवियत्स को तो टैक्सेस में थी, साथ में वर्कर्स यानी कि सोवियत्स को भी, सोशलिस्ट को भी प्रॉब्लम होने लगी धीरे धीरे, क्योंकि जब ये प्रोडक्शन का काम तेजी से करेंगे तो वर्कर्स को प्रॉब्लम होगी। अब समझना ये है कि जब इनको प्रॉब्लम हुई, इतना सारा वर्क एक साथ करने की तैयारियां हो रही है और वर्कर्स को प्रॉब्लम होगी, तो ये किस तरह से इसको हैंडल करेंगे? क्या वर्कर्स स्ट्राइक नहीं करेंगे? क्या वर्कर्स किंग की पॉलिसी से खुश होंगे? नो, नहीं होंगे बिल्कुल भी। और इसीलिए वो इस चीज को बदलने के लिए तैयारी करेंगे। सबके दिमाग में कार्ल मार्क्स घूमने लगा। कार्ल मार्क्स सोशलिज्म के आइडियाज को लेकर वहां पिट्सबर्ग वर्कर क्वार्टर्स, मॉस्को के वर्कर क्वार्टर्स के आसपास लोगों के बीच में अपने आइडियाज दे रहा था कि प्रॉपर्टी किसी एक के पास कॉन्सेंट्रेट नहीं होनी चाहिए। उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं कि फैक्ट्री ओनर जार निकोलस और नोबल मैन है रासपुतीन। उस टाइम में एक बौद्ध मोंक हुआ करता था, एक बौद्ध मोंक, जैसे कि मैंने कहा भी है कि यहां बुद्धिस्ट पीपल भी हैं, तो बौद्ध मोंक रासपुतीन को याद रखना। लोग उस समय यह भी आइडिया लगाते थे कि किंग जार निकोलस खुद से कुछ नहीं करता है, बौद्ध मोंक रासपुतीन सारा गाइडेंस देता है। राज दरबार में एक्चुअल में बौद्ध मोंक रासपुतीन की ही चलती है। लोग तो अलग अलग तरह तरह के आइडियाज और भी लगाते थे उनके फैमिली रिलेशंस के बारे में, ठीक है। ये कहते थे कि बौद्ध मोंक जो रासपुतीन है वो बहुत ही कैरेक्टरलेस टाइप का आदमी है, ठीक है। तो इस तरह के लोग तरह तरह के आइडियाज भी लगाते थे। सारा कुछ हैंडल बौद्ध मोंक रासपुतीन करता था, जार निकोलस उसी के आइडियाज को फॉलो करता, जैसे वो कहता वैसे वो करता चला जाता था, खुद का दिमाग कम यूज। तो लोग ये सोच रहे थे उस टाइम में कि भाई ऐसे चर्च के जो प्रीस्ट अगर हो सकते हैं, बौद्ध मोंक हो सकते हैं, तो उनको उतारकर फेंक देना चाहिए। राजा जो जार निकोलस है, जब उसको रूल करना नहीं आ रहा है और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसको उतारकर फेंक देना चाहिए। ओके, चीजें इस लेवल पे होनी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। वो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहे थे कि किंग और अदर नोबल मैन को हटा दिया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन बने। ये चीजें होनी चाहिए। आगे देखो बेटा, अब इसी में हम आगे देखते हैं कि क्या करने वाले हैं। इतनी सारा ये डेवलपमेंट वर्क और फिर कैसे वर्कर्स की स्ट्राइक होने लगती है। ओके, अब उसके बाद में जब वर्कर्स को प्रॉब्लम होने लगी, वर्कर्स प्रॉब्लम, ठीक है,
वर्कर्स प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम्स इन फैक्ट्री क्वार्टर, फैक्ट्री क्वार्टर्स, ठीक है, क्वार्टर्स, ठीक है, एंड फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रीज में जो जो प्रॉब्लम होने लगी और उन प्रॉब्लम के लिए वर्कर्स डिमांड करने लगे, ठीक है, डिमांड, वर्कर्स की डिमांड क्या थी, ओके, डिमांड्स, उनकी डिमांड्स थी नंबर 1, ठीक है, वर्किंग आवर, वर्किंग आवर्स को, ठीक है, रिड्यूस किया जाए, रिड्यूस किया जाए, ठीक है, ठीक है, रिड्यूस किया जाए, कितना, 18 आवर से 10 आवर पे लाया जाए, पहली डिमांड उनकी, जो उधर फैक्ट्री पिट्सबर्ग एरिया में, मैं यहां लिख देता हूं कौन से एरिया की बात हो रही है, पिट्सबर्ग फैक्ट्री क्वार्टर्स, पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग, ठीक है, एरिया फैक्ट्रीज, ठीक है, कौन कौन सी फैक्ट्रीज है, स्टील फैक्ट्री, आयरन एंड स्टील, आयरन स्टील फैक्ट्री, ठीक है, उनके लोगों के बीच में ये डिमांड हो रही थी। तो एक बात आपको बता दूं मैं कि आयरन और स्टील फैक्ट्री में काम करना आसान नहीं होता, हाई हीट पे काम करना पड़ता है, और 18 घंटे 16 घंटे काम करना पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ये चीजें बहुत ही प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये लोग जो पिट्सबर्ग एरिया के फैक्ट्रीज के जो वर्कर थे वो वर्किंग आवर्स को डाउन करना चाहते थे, वो 18 आवर से 10 आवर, ठीक है, 18 आवर से, ठीक है, 18 आवर से रिड्यूस करके, ठीक है, रिड्यूस करके कितना करना चाहते थे, 10 आवर्स, ठीक है, 10 आवर्स फिक्स करना चाहते थे, ठीक है, उनकी डिमांड ये थी कि 10 आवर्स कर दिए जाए। दूसरी बात, वेजेस, ठीक है, सैलरी, सैलरीज एंड डेली वेजेस, डेली वेजेस में इंक्रीज किया जाए, इंक्रीमेंट, ठीक है, सैलरी और डेली वेजेस में इंक्रीमेंट किया जाए, ये उनकी दूसरी डिमांड थी, जो कि यूरोप में कॉमन थी उस टाइम में। यूरोप के लोग भी इस तरह की वर्कर्स डिमांड कर रहे थे, वर्कर यूनियंस बन रही थी, ओके। तीसरी बात, ठीक है, फैक्ट्री एरिया, फैक्ट्रीज एरिया में हाइजीनिक कंडीशन हो, हाइजीनिक कंडीशंस में काम करने को मिले, ठीक है, हाइजीनिक कंडीशन में काम करने को मिले, ये तीसरी डिमांड थी उनकी, ओके। और भी बहुत सारी डिमांड थी, जैसे बोनस को लेकर थी, फैक्ट्री बोनस को लेकर थी, बहुत सारी डिमांड्स थी, ठीक है, फैक्ट्री, ठीक है, बोनस, ठीक है, बोनस को लेकर डिमांड थी। इस तरह की डिमांड्स को लेकर वर्कर्स बार बार अथॉरिटी से बात करते थे, और अथॉरिटी किंग जार निकोलस से बात करती थी, क्योंकि इन सब का ओनर कौन है, जार निकोलस द सेकंड। इन फैक्ट्रीज का ओनर कौन है, वही है, या तो रास्पुतिन से बात की जाए, या फिर जार निकोलस से बात की जाए, या फिर जारिना से बात की जाए, यही बात होनी थी, ठीक है। मॉस्को में फैक्ट्री एरिया है, पिट्सबर्ग में फैक्ट्री एरिया, वहां के सारे वर्कर इस तरह की डिमांड कर रहे हैं, ओके। इसके लिए फिर स्ट्राइक होनी शुरू हुई। इन सबको इस तरह के आइडियाज कि भाई ऐसे होना चाहिए, सोशलिज्म होना चाहिए, उसके लिए अवेयर कर रहा था कार्ल मार्क्स, ठीक है। इसके लिए जो एक फेमस थिंकर, ठीक है, एक फेमस थिंकर, ठीक है, एक फेमस थिंकर, फेमस थिंकर, ठीक है, थिंकर एंड सोशल रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर, ठीक है, जिसका नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स इनको मोटिवेट कर रहा था, सोशलिज्म के आइडियाज, सोशलिज्म, ठीक है, सोशलिज्म आइडियाज उन लोगों के अंदर फैलाए जा रहे थे, ताकि वो समझ जाएं कि प्रॉपर्टी रशिया, उन्होंने ये कहा कि रशिया को, कार्ल मार्क्स के आइडिया ये थे कि रशिया को डेवलपमेंट करना किंग की बस की बात नहीं है, किंग सिर्फ डिक्टेटरशिप कर सकता है, चर्च के जो हेड प्रीस्ट होते हैं वो डिक्टेटरशिप कर सकते हैं, रास्पुतिन डिक्टेटरशिप कर सकता है, लेकिन अगर प्रॉपर्टीज को एक्वायर करके हम सारे लोग एक हो जाएं और प्रॉपर्टी को एक्वायर करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, सोशलिज्म अपना लिया जाए, तो रशिया की प्रॉब्लम जल्दी सोल्व की जा सकती है। यूरोप के मुकाबले रशिया जल्दी डेवलप हो सकता है अगर सोशलिज्म को अपनाया जाए। वो लोगों के अंदर इस तरह की बातें डाल रहा था, और उसी के लीडरशिप में वर्कर्स भी आगे आ रहे थे, वर्कर्स भी इस तरह की डिमांड करने लगे थे। उससे पहले डिमांड नहीं होती थी, लेकिन जब कार्ल मार्क्स के आइडिया यहां सर्कुलेट होने लगे तो वो डिमांड करने लगे। स्ट्राइक हुई 1896 में,
जब ये डिमांड नहीं मानी गई, आपको क्या लगता है जार निकोलस इन डिमांड को मान लेगा आसानी से? नो, जार निकोलस इन डिमांड को नहीं मानेगा। तो वर्कर्स की स्ट्राइक हुई, फिर वर्कर्स की स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक्स, ठीक है। ये स्ट्राइक्स 1896, 1897, ठीक है, 1897 में लगातार देखी गई, ठीक है। 1896 और 1897 में स्ट्राइक देखी गई। और जब भी ये वर्कर स्ट्राइक करते, किंग के सोल्जर्स घोड़े पर सवार होकर बड़े बड़े डंडे लाते और वर्कर्स को बुरी तरह पीटते। जो वहां रशिया में जो घोड़े पे सवार होकर जो पुलिस वाले, यानी कि रशिया के जार निकोलस के जो पुलिस वाले थे, वो जब आते पीटते, उनको कोसैक कहा जाता था। वो घोड़े पर सवार होकर जो आते उन सिपाहियों को कोसैक कहा जाता था, ठीक है। जब भी स्ट्राइक हुई वर्कर्स पर तो जार ने ऑर्डर दिए, जार निकोलस सेकंड के ऑर्डर थे, ठीक है। ऑर्डर्स क्या थे? बीट टू बीट, ठीक है, बीट क्या? वर्कर्स, ठीक है, वर्कर्स को पीटा जाए। और उनके ऊपर होते थे कोसैक अटैक, कोसैक अटैक्स, ठीक है। ये कोसैक वही सोल्जर्स थे जो जार निकोलस के कंट्रोल में थे। एक्चुअल में ये सारे कोसैक जो हैं वो पीजेंट्स भी हैं, वो फार्मर भी हैं। मैंने ये कहा था कि 85% लोग एग्रीकल्चर भी करते हैं, एग्रीकल्चर के साथ साथ वो किंग की आर्मी में आर्मी मैन भी हैं, पुलिस में भी हैं किंग के साथ में। तो वो सारे कोसैक अटैक करते हैं इनके ऊपर। जब अटैक होता है तो ये वर्कर्स बेचारे इधर चले जाते हैं, किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं। भाई सीधी सी बात, जब पिटते हैं तो पिटने का किसको शौक होगा? है किसी को शौक? भाई पिटाई होगी तो वो क्यों रुकेंगे यहाँ पे, इधर उधर भाग जाते हैं। तो उस समय फाइनली एक लीडर, कार्ल मार्क्स तो था ही था, उसी टाइम में एक लीडर और सामने आया जिसका बड़ा ही नाम हुआ। कहते हैं कि उस लीडर ने पूरे रशिया के अंदर वर्कर्स को इकट्ठा किया था। वो ये कहता था कि भाई इस तरह से स्ट्राइक करने का कोई फायदा नहीं है। 1896 में स्ट्राइक हुई है, 1897 में स्ट्राइक हुई है, जब तक ऑर्गेनाइज वे में स्ट्राइक नहीं करोगे तब तक जार निकोलस आपकी सुनेगा नहीं। अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में आप स्ट्राइक कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। हमें एक पार्टी बनानी होगी। व्लादिमीर लेनिन, वो लीडर जो कि इनका साथ देगा, उसका नाम था व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। 1898 में फाइनली, ठीक है, एक पार्टी बनी जिस पार्टी का नाम था द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, ठीक है। एक पार्टी बनी, ए पार्टी ऑर्गेनाइज, ठीक है, ऑर्गेनाइज बाय व्लादिमीर लेनिन। लेनिन की तरफ से, लेनिन के आइडिया बेसिस पर, जो कि पूरी तरह से सोशलिज्म को फॉलो करता है। व्लादिमीर लेनिन पूरी तरह से कार्ल मार्क्स के आइडियाज को फॉलो करता है और वो पार्टी बना दी गई जिसका नाम था रशियन, ठीक है, रशियन सोशलिस्ट, RS, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी। देखो क्या नाम है, RSDWP। फुल फॉर्म लिखेंगे तो क्या होगा? तो देखिए फुल फॉर्म होगा रशियन, यहां लिख देता हूं, देखो यहां पर लिख देता हूं उस पार्टी का नाम, ठीक है, ओके, RSDWP, ठीक है। ये देखिए द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, वर्कर पार्टी, ठीक है। ये पार्टी बनाई गई, ये पार्टी बनाई गई द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी। ये देखिए मैंने इसको सर्कल किया है, आप समझ जाएंगे ये पार्टी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। ये किसकी पार्टी थी? व्लादिमीर लेनिन की। इसमें कौन शामिल थे? वर्कर्स, क्योंकि वर्कर्स को प्रॉब्लम है जार निकोलस से, ठीक है। ये किसके आइडिया बेसिस पर बनी हुई थी? कार्ल मार्क्स के आइडिया बेसिस पर। ये किसके आइडिया बेसिस पर बनी हुई पार्टी थी? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के आइडिया क्या है? सोशलिज्म। कार्ल मार्क्स के आइडिया क्या है?
सोशलिज्म, इसीलिए इसके साथ क्या वर्ड लगाया गया, सोशलिस्ट। इसका मतलब जितने भी वर्कर जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो मोस्टली सोशलिस्ट हैं, ठीक है। 1922 में जब रशिया को व्लादिमीर लेनिन एक करेगा तो उसका नाम रखेगा यूएसएसआर। 1922 में जब रशिया सिविल वॉर से निकलकर, सिविल वॉर भी होगी, मैं बताऊंगा कि कैसे सिविल वॉर हुई रशिया में, किस तरह से, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई, है थोड़ी लेंथ थी, मैंने पहले कहा था कि है थोड़ी लेंथ थी, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, समझ आएगा कि हो क्या रहा है सच में। रशिया वैसे भी छोटा नहीं है रशिया साइज में छोटा नहीं तो स्टोरी छोटी कैसे हो सकती है भाई, सीधी सी बात है, रशिया साइज में छोटा नहीं है, फ्रांस साइज में छोटा तो छोटी सी स्टोरी से काम चल गया, रशिया साइज में बड़ा सारा है तो बड़ी सी स्टोरी काम चलेगा साइज के अकॉर्डिंग देखो, साइज रेस्पेक्ट करनी पड़ती है, साइज की रेस्पेक्ट करनी पड़ती है, तो साइज बड़ा है तो स्टोरी भी बड़ी होगी, ठीक है। ओके, तो कहानी ये आती है कि अब क्या होगा, ठीक है, पार्टी बन गई, लेनिन ने पार्टी भी बना दी, ये सब हो गया, और बाद में ये लोग यूएसएसआर भी बनाएंगे, लेनिन ही बनाएगा यूएसएसआर। यूएसएसआर देखो क्या बनाएगा, यूएसएसआर, रशिया का नाम रहा है, 1922 में इसे रशिया को यूएसएसआर कहा गया था, मतलब कि पूरे रशिया को एक किया था, किसने, लेनिन ने, यूनियन ऑफ सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक। समझे नहीं समझे, दो वर्ड बीच के देखो कौन है, एक सोशलिस्ट वर्ड यूज कर रहा है, एक सोवियत, और आप सबको पता है कि सोवियत यहां पर फार्मर्स हैं, सोवियत यहां 85% लोग फार्मर्स हैं, पीजेंट्स हैं, और 85% के बाद 15% सोशलिस्ट हैं, ये रहे सोशलिस्ट। अब इन दोनों ग्रुप को इकट्ठा करके पूरे कंट्री को रिपब्लिक स्टेट में कन्वर्ट कर देगा, तो क्या पड़ेगा नाम, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक कंट्री रख देगा उसका नाम। ये नाम कब रखा गया, 1922 में, ऐसा नाम 1922 में रखा गया था, लेकिन अभी तो हम 1898 में ही है, अभी तो बहुत दूर जाना है हमें, अभी तो 24 ईयर दूर जाना है हमें, 24 ईयर तक रन करना है, तब जाके यहां तक पहुंचेंगे, अभी तो 1898 में ही है। ओके, चलो पार्टी बन गई, पार्टी बनने के बाद क्या होगा, क्या रशिया का जार निकोलस मान जाएगा, पार्टी बनते ही गुस्सा आएगा, पार्टी बना ली, मेरे खिलाफ पार्टी बना ली, किंग के खिलाफ, वर्कर्स की इतनी हिम्मत हो गई कि पार्टी बना के लड़ेंगे, क्या बात है, देख लेंगे पार्टी को भी देख लेंगे, आने दो, ठीक है। डिमांड्स है वर्कर्स की, हमारी मर्जी, हम माने ना माने, क्या सारी डिमांड मान ली जाएगी, नो, दे आर स्लेव्स, वो हमारे नौकर हैं, हम मालिक हैं, हम उनकी डिमांड माने ना भी माने कोई जरूरी नहीं है। किंग ने इग्नोर किया, और जब पार्टीज के थ्रू जब भी स्ट्राइक हुई, आरएसडीडब्ल्यूपी जब भी इन्होंने स्ट्राइक की, किंग के कोसेक ने अटैक किया, मार पिटाई हुई, बुरी तरह से वर्कर्स को पीटा गया, वुमेन वर्कर को पीटा गया, लेडीज वर्कर जो स्टील फैक्ट्रीज में काम कर, कॉटन फैक्ट्रीज में काम करती थी रशिया के लिए, सिर्फ उनकी डिमांड क्या थी, उन वर्कर्स की सिर्फ डिमांड ये थी कि वर्किंग आवर्स थोड़े से घटा दी जाए। इतना कोई काम कराता है क्या, इतना कोई काम कराता है क्या, गलत है ये तो यार, 24 घंटे का दिन होता है, हम 6 घंटे 5 घंटे सो नहीं पा रहे हैं, आप 18 घंटे काम करा रहे हैं, इतना कोई काम कराता है क्या, क्या मांग रहे हैं, सही सैलरी मांग रहे हैं, इसमें गलत क्या है। ओके, फैक्ट्री एरिया थोड़ा सा साफ सुथरा हो, बीमार ना हो, कोई गलत डिमांड थी क्या, नहीं, कोई गलत डिमांड नहीं थी। फैक्ट्री बोनस दिया जाए, कोई बीमारी हो जाती है, कुछ और कोई वर्कर्स मान लो एब्सेंट हो जाता है, फैमिली प्रॉब्लम हो जाती है, सबको प्रॉब्लम होती है, तो क्या बोनस नहीं चाहिए वर्कर्स को, क्या ये गलत डिमांड थी, नो। लेकिन जार निकोलस तो अपनी डिक्टेटरशिप पे उतरा हुआ है, एक्चुअल में आपको पता है जार निकोलस तो कुछ नहीं करता है, असली काम किसका है, रासपुतीन, उसको तो मोटिवेट किया जाता है कि आप ये कीजिए वो कीजिए। जैसे कि आपको याद होगा महाभारत में दुर्योधन को मोटिवेट कौन करता था, शकुनी। दुर्योधन कुछ नहीं करता है, लेकिन नाम दुर्योधन का ही होता है, नाम दुर्योधन का ही होता है, करता कौन है असली, मामा शकुनी। तो हम यहां रासपुतीन जो है वो शकुनी की तरह है, समझे आप,
नहीं समझे? चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्या होता है देखते हैं, ठीक है, ओके। तो वर्कर्स चाहते हैं कि हमारी डिमांड मान ली जाए और चीजें नॉर्मल कर दी जाए, जैसे यूरोप में है, जैसे यूरोप में वैसा कर दिया जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है। देखो अच्छा, अब बात आती है वर्कर्स की, तो हमने समझ लिया कि वर्कर्स की तो प्रॉब्लम थी, जेन्युइन प्रॉब्लम थी, ठीक है। पिट्सबर्ग फैक्ट्री क्वार्टर प्रॉब्लम थी, मॉस्को का जो वर्कर एरिया था, जो फैक्ट्रीज वहां लगी हुई थी मॉस्को में भी, वहां भी प्रॉब्लम थी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पीजेंट्स को प्रॉब्लम नहीं थी, पीजेंट्स को भी बहुत सारे टैक्स देने पड़ते थे। मैंने आपको नाम लिया था, यहां पर 4 ग्रुप है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के लोग हैं, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी के लोग हैं, है ना, मुस्लिम जैदिस्ट हैं, और कौन है 4th ग्रुप, बुद्धिस्ट है ना। तो इसमें जो ऑर्थोडॉक्स चर्च के जो पीपल होते हैं उनको वर्कर्स को भी टैक्स देना पड़ता है और पीजेंट्स को भी टैक्स देना पड़ता है, जैसे फ्रांस में होता था, चर्च के जो हेड होते थे उनको टैक्स देना पड़ता था, क्योंकि वो रिलीजन के लेवल पे वो पावरफुल हैं, सोसाइटी के अंदर भ्रम फैलाकर लोगों को डरा के रखते हैं, तो उनको टैक्स देना पड़ता है, ओके। दूसरा, किंग जार निकोलस को भी टैक्स देना पड़ता है, यानी कि जो फार्मर्स हैं और पीजेंट्स हैं उनको टैक्स देना पड़ता है, और वो भी हैवी टैक्सेस, साथ में कोई राइट नहीं, कोई अधिकार नहीं। और उनके जो पीपल्स आर्मी मैन है उनको भी कोई खास सैलरी नहीं मिल रही है, कोई खास रेस्पेक्टेड कोई वर्क नहीं है उनके पास, तो दिक्कत उनको भी थी। जार निकोलस से कई बार वो भी टैक्स से रिलेटेड बात कर चुके थे, कौन? सोवियट्स, ठीक है। कौन बात कर चुके थे? रशियन सोवियट्स, रशियन सोवियत का मतलब वो 85% फार्मर्स एंड पीजेंट्स, ठीक है। लैंडलेस लेबर, ठीक है, लैंडलेस लेबर्स, ये सारे लोग यहां पर सोवियत्स हैं। अभी भी वर्कर्स के बारे में बात की तो वो सोशलिस्ट हैं, वर्कर सोशलिस्ट है, ये सोवियत्स हैं। तो ये भी किंग से कई बार टैक्स रिलेटेड, लैंड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, पता नहीं कितने टाइप के टैक्स राजा ने इनके ऊपर लगा रखे थे, ऊपर से चर्च के हेड प्रीस्ट पोप ने भी इनके ऊपर टैक्स लगा रखे थे। टैक्स को लेकर प्रॉब्लम थी, ठीक है, टैक्स प्रॉब्लम, ठीक है। टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स को लेकर प्रॉब्लम थी, लैंड टैक्स को लेकर प्रॉब्लम थी, लैंड टैक्सेस को लेकर प्रॉब्लम थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। राजा से ये कई बार इस बारे में बात कर चुके थे, लेकिन राजा कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, राजा नेग्लेक्ट कर रहा है इनको भी, ठीक है। वो इनको कुछ समझता ही नहीं है, वो ये कहते हैं कि ये कुछ नहीं मेरे सामने, ठीक है, इनको कुछ समझता नहीं है। आखिरी में इन लोगों ने भी फाइनली 1900 में एक पार्टी बना ली, क्योंकि 1898 में तो उन्होंने बनाई रशियन RSDWP, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी। अब ये भी बनाएंगे द रशियन सोवियत रेवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है, द रशियन सोवियत, ठीक है। पार्टी का नाम क्या रखा गया? द रशियन सोवियत रेवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है। तो देखो इसका नाम क्या था? द रशियन रेवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है। ये देखो इसका नाम था द सोवियत रेवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है। ये पार्टी बन गई, क्या बनी? SRP। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इस पार्टी का नाम होगा SRP, ठीक है, SRP। ये SRP बन गई। ये कब बनी? 1900 में, ठीक है। फार्मर्स एंड पीजेंट्स, ठीक है, फार्मर्स एंड पीजेंट्स के राइट्स के लिए ये बात करती है, ठीक है। इनके राइट्स के लिए जार निकोलस से बात करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये भी स्ट्राइक करने लगे, वर्कर्स भी स्ट्राइक करने लगे अपने राइट्स के लिए, और पीजेंट्स भी स्ट्राइक करने लगे, सोवियत भी स्ट्राइक करने लगे, हमें भी अपने राइट्स चाहिए। अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम में स्ट्राइक्स होने लगी। सबकी एक ही डिमांड है। क्या डिमांड है? किंग को रूल ना बनाने दिए जाए, एक पार्लियामेंट बने, उस पार्लियामेंट में सोवियत्स के हेड हों, सोवियत्स के लीडर हों,
और सोशलिस्ट वर्कर्स के लीडर हों, वो एक पार्लियामेंट बने और वो रूल बनाए, किंग्स को रूल ना बनाने दी जाए, क्योंकि किंग्स के रूल से कोई भी सेटिस्फाई नहीं है कोई सेटिस्फाई कोई भी नहीं है। वर्कर्स डिमांड कर रहे हैं, पीजेंट्स डिमांड कर रहे हैं, तो सेटिस्फाई कौन है? सिर्फ किंग खुद से सेटिस्फाई था। तो उससे क्या होता है उससे क्या होता है? वो खुद सेटिस्फाई खुद से, तो उससे क्या होता है? हटाओ उसको, ठीक है। तो ये सब डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। 1902 में फिर से स्ट्राइक हुई। 1902 में वर्कर्स, ठीक है, एंड, ठीक है, वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टीज, ठीक है, कलेक्टिवली स्ट्राइक करती है, कलेक्टिवली स्ट्राइक्स करती हैं, ओके, कलेक्टिवली स्ट्राइक्स करती हैं, मिलकर स्ट्राइक करते हैं, अलग अलग फ्रंट पे वो स्ट्राइक करते हैं, और ठीक है स्ट्राइक करते हैं। लेकिन किंग क्या करता है? किंग अटैक, ठीक है, किंग ऑर्डर देता है, ऑर्डर टू कोसेक्स, ठीक है, ऑर्डर टू कोसेक अटैक ऑन वर्कर्स एंड फार्मर्स पे अटैक किया जाए, उनके ऊपर अटैक किया जाए, उनको रोका जाए, ठीक है। जब भी अटैक होता है तो ऐसा, जब भी कोई प्रॉब्लम होती तो ऐसा होता है, ठीक है, ओके। तो 1902 में फिर स्ट्राइक हुई, फिर उसके बाद अटैक हुआ, ओके। फिर उसके बाद में 1904 के आसपास फाइनली 1904 में वर्कर्स और पीजेंट्स यानी कि RSDWP और SRP डिमांड कर रही हैं, ठीक है, डिमांड कर रही हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट बने, ठीक है, गवर्नमेंट बने और किंग उसको एक्सेप्ट करे, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बने, पार्लियामेंट बने, ठीक है, रशियन पार्लियामेंट की डिमांड करने लगे, ड्यूमा, जिसका नाम क्या रखा गया? ड्यूमा। ये देखो, रशियन पार्लियामेंट ड्यूमा की डिमांड करने लगे, वर्कर्स और पीजेंट्स रशियन पार्लियामेंट ड्यूमा की डिमांड करने लगे कि जार निकोलस रूल ना बनाए, अब उसको कोई मतलब नहीं है किसी टाइप से, क्योंकि 1904 में दोनों ही पार्टी के लोगों को, सभी लोगों को, व्लादिमीर लेनिन को भी, कार्ल मार्क्स के आइडिया फॉलो करने वाले लोग भी, सोवियत भी, सबको सोशलिज्म के आइडियाज समझ आ गए थे और वो लोग चाहते थे कि अब यहां पर किंग्स को हटा दिया जाए, किंग हटे या फिर वो पार्लियामेंट को एक्सेप्ट करे, वो ड्यूमा को एक्सेप्ट करे, पार्लियामेंट बने, ड्यूमा बने, रशियन पार्लियामेंट, ड्यूमा की डिमांड कर रहे हैं वो, ओके। इसीलिए फिर फाइनली 1905 में, ठीक है, फादर गैपोन की लीडरशिप में, ठीक है, फादर गैपोन की लीडरशिप में, ठीक है, ये लीडर था और ये लोग 5 फरवरी को 1905 में, ठीक है, 5 फरवरी को 1905 में ये किंग जार निकोलस से मिलने के लिए उनके पैलेस जा रहे थे। पैलेस का नाम मैंने बताया विंटर पैलेस, जो मॉस्को सिटी में है। ये लोग, जो वर्कर्स का रिप्रेजेंटेटिव था और सोवियत की तरफ से फादर गैपोन जो लीडर था, वो 1905 में मिलने के लिए किंग से जा रहा है। उसकी डिमांड क्या थी? उसकी डिमांड थी, कहां मिलने के लिए जा रहा है? ठीक है, मीटिंग विद किंग के साथ मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, किंग जार के साथ, जार निकोलस, ठीक है, निकोलस के साथ में मीटिंग करने के लिए ये निकला है। और इसके साथ कुछ पीसफुल प्रोसेशन करते वाले लोग भी हैं, कुछ पीसफुल प्रोसेशन करते हुए, स्ट्राइक्स में शामिल होते हुए शांतिपूर्ण तरीके से राजा से बातचीत करने के लिए कि वे राजा को ड्यूमा एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और मन मर्जी के रूल नहीं लगाने चाहिए। कुछ सोवियत वर्कर और कुछ सोशलिस्ट वर्कर्स के जो लीडर है उनसे मिलकर पार्लियामेंट बनाई जाए और अच्छे रूल बने। किंग एज एग्जीक्यूटिव उसको फॉलो अप कराए, ठीक है, एज एग्जीक्यूटिव उनको क्या कराए? फॉलो अप कराए और अपनी मनमर्जी ना दिखाए।
ड्यूमा को एक्सेप्ट करे, ड्यूमा को एक्सेप्ट करे। इस तरह की डिमांड लेकर 5 फरवरी के दिन ये लोग जार निकोलस से मिलने के लिए मॉस्को जा रहे हैं। ठीक है, कहां जा रहे हैं? मॉस्को जा रहे हैं, विंटर पैलेस, ठीक है, विंटर पैलेस में जा रहे हैं। ओके, तो जब ये विंटर पैलेस के लिए निकले तो राजा के आदेश हुए, जैसे कि वो हमेशा ही करता है। कोसैक अटैक हुआ, भयंकर अटैक हुआ बहुत बुरी तरह से, और यहां पर इतनी बुरी तरह से पिटाई हुई वर्कर्स की, जिसमें 100 वर्कर ऑन द स्पॉट मारे गए। 100 वर्कर ऑन द स्पॉट मारे गए। सिर्फ डिमांड ड्यूमा की थी, पीसफुल स्ट्राइक थी, शांतिपूर्ण तरीके से राजा से बातचीत करना चाहते थे। फादर गैपोन भी इस पिटाई में मारा गया। 100 वर्कर्स मारे गए और कुछ पीजेंट्स थे उसमें, वो मारे गए, और फादर गैपोन भी मारे गए। 100 किल्ड, 100 वर्कर्स, ठीक है, पीजेंट्स किल्ड, मारे गए, और 300 घायल हुए, वुंडेड। ठीक है, फादर गैपोन डेथ, फादर गैपोन की क्या हो गई? डेथ। फादर गैपोन की इसमें डेथ हो गई। हाँ बेटा एक मिनट, फादर गैपोन की यहां पर डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद में पब्लिक भड़क गई। डेथ होने के बाद में पब्लिक बुरी तरह से भड़क गई, और फिर फाइनली इतनी भयंकर भीड़ हो गई वहां पे, सारे लोग इकट्ठे हो गए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, अनकंट्रोल सिचुएशन हो गई। फाइनली किंग को ड्यूमा एक्सेप्ट करनी पड़ी, पब्लिक को शांत करने के लिए ड्यूमा एक्सेप्ट करनी पड़ी। लेकिन जिस दिन ये 100 वर्कर मारे गए, बहुत बुरी तरह से उनको मारा गया, टॉर्चर करके मारा गया, उस दिन को रशिया के इतिहास में ब्लडी संडे कहते हैं, खूनी रविवार, क्योंकि ये उस दिन संडे का दिन था। यस, ये खूनी रविवार था, इसको रशिया के इतिहास में, ठीक है, ब्लडी संडे कहते हैं। ठीक है, ब्लडी संडे। ऐसा इंडिया में भी हुआ था एक बार, जलियांवाला बाग, आपको याद होगा इंडिया में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जनरल डायर ने किया था। यहां पर भी लोगों के ऊपर गोलीबारी चलाई गई और सरेआम लोगों को मार दिया गया। तो वो बात खैर 1919 की है, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हुआ, और ये बहुत पहले ही घटना हो चुकी थी। 5 फरवरी के दिन फादर गैपोन और उनके समेत 100 मारे गए वहां पर, और 300 घायल हो गए। पब्लिक भड़क गई। किंग ने आखिरी में पब्लिक को शांत करने के लिए ड्यूमा को एक्सेप्ट कर लिया। ड्यूमा चली गई, लेकिन जो कि कंसल्टेंट पार्लियामेंट थी, ड्यूमा का मतलब है कंसल्टेंट पार्लियामेंट, जिसमें लीडर्स होंगे अलग अलग ग्रुप से, कंसल्टेंट, ठीक है, कंसल्टेंट पार्लियामेंट, ठीक है, मतलब कि ऐसे लोग जो कि किंग को सलाह देंगे। पार्लियामेंट, ड्यूमा का मतलब ये हुआ कि ऐसे लोग जो वहां किंग को सलाह देंगे कि आप ऐसे रूल बनाइए, अपनी मनमर्जी के रूल मत बनाइए। रासपुतीन को गाइडेंस करेंगे। आपको लगता है कि जार निकोलस तो ये बात सीधी मानेगा नहीं, बिल्कुल नहीं मानेगा कि उसको कोई सलाह दे, बिल्कुल नहीं मानेगा। इसीलिए किंग से बातचीत करने के लिए गए थे, लेकिन रिजल्ट उल्टा हुआ, फादर गैपोन मारा गया और पब्लिक भड़क गई, और फाइनली किंग को इस भड़की हुई पब्लिक को शांत करने के लिए ड्यूमा को मानना पड़ा। लेकिन जो न्यू ड्यूमा बनी, जिसमें अलग अलग ग्रुप के लीडर थे, सोवियत के लीडर थे, सोशलिस्ट लीडर थे, मतलब कि पीजेंट और वर्कर के लीडर थे, वो ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई। अप्रैल के मई, देखो या मार्च की बात कर रहा हूं, फरवरी की बात कर रहा हूं, फरवरी के टाइम में पहली ड्यूमा बन गई थी, फरवरी के टाइम में पहली ड्यूमा बन गई थी, लेकिन किंग की मनमर्जी से वो पहली ड्यूमा ज्यादा दिन चल नहीं पाई, सिर्फ 75 डेज चल पाई थी। पहली ड्यूमा सिर्फ और सिर्फ 75 डेज तक चल पाई थी। फर्स्ट ड्यूमा ओनली 75 डेज, और सेकेंड ड्यूमा फिर 90 डेज चल पाई, मतलब कि 3 महीने। 2 ड्यूमा बनी, दोनों ड्यूमा जिसमें वर्कर्स और सोवियत के मेंबर थे, वो सिर्फ 75 डेज और 3 मंथ चल पाई थी। बाद में किंग ने ड्यूमा के अंदर भी अपने टाइप के लोग भरने शुरू कर दिए, मतलब कि ड्यूमा को रखता है वो, ऐसा नहीं कि ड्यूमा को हटा देता है, रखेगा, लेकिन ड्यूमा में अब जो मेंबर होंगे वो किंग के फेवर के लोग होंगे। तीसरी ड्यूमा में पहली ड्यूमा बनी, फादर गैपोन के बाद मरने के बाद एक्सेप्ट की गई, 75 डेज चली। दूसरी ड्यूमा फिर दोबारा बनी, डिसमिस की गई किंग के थ्रू, पहली ड्यूमा, फिर दूसरी ड्यूमा फिर बनी, रीइलेक्ट हुई, वो 3 मंथ चली, और तीसरी ड्यूमा फिर उसके बाद सेकंड ड्यूमा डिसमिस होने के बाद तीसरी फिर बनाई गई, वो लॉन्ग टाइम चली, 1917 तक चली।
1905 में ही तीसरी ड्यूमा बन गई थी, वो 1917 तक चली, 12 साल चली। क्यों चली? क्योंकि उसमें किंग के फेवर के लोग थे। अब किंग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ड्यूमा में जो अपने ही लोग होंगे तो दिक्कत क्या है इसमें, फिर लंबे टाइम तक चलने दो उसको, और इस तरह से ड्यूमा फॉर्मेशन हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीजन क्या था, जार निकोला II वर्ल्ड वॉर में कैसे एंट्री करता है और कितना नुकसान होता है। इधर ड्यूमा कंटिन्यू चलती रहती है, किंग की जो प्रॉब्लम करता है किंग उसको शांत कर देता है। तरीका आपको पता है, शांत कैसे करता है, कोसैक अटैक होता है, जेल में डाल देता है। 1905 से 1914 तक जब तक वार नहीं होती है तब तक ये लोग ड्यूमा को कंटिन्यू करते हैं। और अगले वीडियो में हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशिया में कैसे फरवरी रेवोल्यूशन हुआ, कैसे अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ और वहां पर चीजें चेंज हुई, वो सब हम देखेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बच्चों, खुश रहो, मौज से रहो, मजे से रहो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।